Hey everyone, it's Akshay Kumar, your CDT Physio, and I welcome you all to this lecture. So आज के इस लेक्चर में we are going to discuss about the frozen shoulder और adhesive capsulitis. इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया था रिगार्डिंग द फ्रोजन शोल्डर लेक्चर. सो हियर इट इज़. आज के इस लेक्चर में वी विल मेनली फोकस ऑन द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रोजन शोल्डर, व्हाट इज़ फ्रोजन शोल्डर अलॉन्ग विद द स्टेजेस ऑफ द फ्रोजन शोल्डर. ये स्टेजेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर को स्किप करते हैं, बट स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर को जानना समझना बहुत ज़रूरी है. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द फ्रोजन शोल्डर. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फ्रोजन शोल्डर. इस लेक्चर में आज बस यही 3 हेडिंग्स हमें देखना है, यही 3 हेडिंग्स हमें डिस्कस करने हैं. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द असेसमेंट एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द frozen shoulder through physiotherapy. Okay, so if you have any doubt regarding this, please let me know in the comment section और WhatsApp में जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है. एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ पॉडकास्ट शो विद द नेम दृष्टिकोण, वेयर आई इन्वाइट डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट टू शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव अराउंड द फिजियोथेरेपी, देयर चैलेंजेस एंड देयर जर्नीज. तो अगर आप चाहते हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को इन्वाइट करें तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी फिजियो टू कम हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज फ्रोजन शोल्डर. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. एंड वंस अगेन फॉर द नोट्स प्लीज डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम. फ्रोजन शोल्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है. यानी कि अगर आप कहीं भी क्लिनिक सेटअप कर लो, आप कहीं किसी हॉस्पिटल्स में चले जाओ, फ्रोजन शोल्डर के केस बिल्कुल आएंगे ही आएंगे. फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, ये इतना कॉमन है. ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले. लाइक व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर, हम फ्रोजन शोल्डर से क्या समझते हैं. सबसे पहले तो इसके वर्ड को हम तोड़ते हैं. दे आर 2 वर्ड्स, फ्रोजन एंड शोल्डर. यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं फ्रोजन इट मीन्स क्या, टू फ्रीज. टू फ्रीज यानी कि जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है वो फ्रीज हो गया है, शोल्डर ज्वाइंट मूव नहीं कर पा रहा है. बेसिक जो हम समझ पा रहे हैं इस वर्ड सिस्टम से वो यही है. इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस. ये कुछ अलग नाम है. अब इसे समझिए इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है इन दोनों वर्ड्स का. एडहेसिव इट मीन्स एडहेशन, जकरन जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, है ना, जिसे हम जकरन कहते हैं आम भाषा में, वो एडहेशन है यहाँ पर. एंड कैप्सुलाइटिस यानी कि capsulitis it means there is the inflammation, there is the infection in the capsule inflammation, है ना. तो एक ऐसा कंडीशन जहां पर शोल्डर ज्वाइंट के जो कैप्सूल है उस कैप्सूल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस कैप्सूल में इन्फेक्शन हो रहा है, और साथ ही शोल्डर ज्वाइंट में एडहेशन हो रहा है, शोल्डर ज्वाइंट में जकरन हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे अगर जकरन हो रहा है, एडहेशन हो रहा है, इट मीन्स दैट देयर विल बी द लॉस ऑफ द रेंज ऑफ मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट. अगर यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट के बारे में बात करें, नो इन द शोल्डर ज्वाइंट वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट द ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन. अगर हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स देखें ना तो उसमें वी हैव डिफरेंट आर्टिकुलेशंस, लाइक वी हैव द स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशंस भी है हमारे पास है, स्टर्नोक्लाविकुलर आर्टिकुलेशन भी है, क्रोमियोक्लाविकुलर आर्टिकुलेशन भी है. बट इन द फ्रोजन शोल्डर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन. ओके, तो ये एडहेशन अगर हो रहा है ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन में, इट मीन्स दैट देयर विल बी लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, देयर विल बी द लॉस ऑफ मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट, है ना. ये हुआ. दूसरा कैप्सुलाइटिस भी है, यानी कि कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है. इन्फ्लेमेशन क्यों होगा भैया, तो इन्फ्लेमेशन विल बी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इंजरी हो, इसके कारण वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है. नाउ इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन देन वहां पर इन्फ्लेमेटरी साइंस भी विजिबल होंगे. क्लियर, इन्फ्लेमेटरी साइंस भी विजिबल होंगे. हल्का सा और पीछे जाके सोचते हैं अगर कि अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है इट मीन्स कि वहां पर हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, साइटोकाइंस, हिस्टामिन्स, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स वगैरह इन सारे केमिकल्स का भी सिक्रीशन हो रहा होगा वहां पर. इट मीन्स कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम का भी यहाँ पर इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर हमारा इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व होगा. ठीक है, तो मोटा मोटा हम इस वर्ड से ये समझ सकते हैं, है ना, कि कैप्सुलाइटिस है, इट मीन्स दैट देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कैप्सूल. इन्फ्लेमेशन बोले तो इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो रहा है. अब इन्फ्लेमेशन होगा क्यों, और पीछे जाते हैं तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के कारण ये इन्फ्लेमेशन होगा. इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स अगर आ रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है.
है ना। तो इसके बारे में फिर आगे डिटेल से देखते हैं। बट यहाँ पर अगर हम समझे तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस सिंपली क्या है, देयर इज द एडहेशन इन द इन द ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन एज वेल एज देयर इज द इन्फेक्शन ऑफ द कैप्सूल इन द शोल्डर ज्वाइंट। क्लियर, अभी तक बस ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं कि ये जो फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का कंडीशन हमारा है, दिस इज द पेनफुल एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि अगर एक लेवल पे हमारा एडहेशन हो गया है तो वो एडहेशन बस वहीं पे एक कांस्टेंट वहीं पे अटका रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो एडहेशन है इट विल प्रोग्रेस, जो इन्फेक्शन है इट विल प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस करेगा, वो और वर्स कंडीशन होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें डिफरेंट स्टेजेस भी आते हैं। अगर प्रोग्रेसिव नहीं होगा, अगर प्रोग्रेशन नहीं होगा तो डिफरेंट स्टेजेस भी नहीं आएंगे इसमें। क्योंकि इसमें स्टेजेस आते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये प्रोग्रेस करता है, पेनफुल होता है और एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होता है हमारे शोल्डर ज्वाइंट का। इसमें एक्टिव एज वेल एज पैसिव दोनों मूवमेंट यहां पर रिस्ट्रिक्ट होता है। एक्टिव एज वेल एज पैसिव दोनों मोशन यहां पर रिस्ट्रिक्ट होते हैं। क्लियर, मेल और फीमेल में कंपेयर करें तो ग्रेटर अकरेंस हमें फीमेल में दिखता है, उससे भी ज्यादा कहां दिखता है? ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर थायराइड का कोई डिजीज है, वेदर इट इज हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटीज मेलाइटस का कंडीशन है, ऐसे पेशेंट्स में हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कॉमनली ज़्यादा दिखता है। अगर हम किसी भी पेशेंट में क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट के पूछें तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हमें मिलेगा कि जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है उसके हिस्ट्री में हमें डायबिटीज मेलाइटिस या फिर नॉन केस ऑफ में हमें डायबिटीज मेलाइटिस या फिर थायराइड का डिजीज हमें दिख सकता है इसमें। क्लियर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रोजन शोल्डर। सो देयर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। दो कैटेगरीज हैं, इस बेसिस पर डिवाइडेड है ये दो कैटेगरीज की जो हमारा इंजरी है, ये जो फ्रोजन शोल्डर है, इसका रूट कॉज कहाँ पे है, बॉडी में किस जगह पर इसका रूट कॉज है। इस बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द फ्रोजन शोल्डर इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो जब कभी ऐसा हो कि जो हमारा फ्रोजन शोल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन, बस वहीं ज्वाइंट पे कुछ इशू हो, उसके कारण हमारा फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, एंड देयर इज नो अदर पैथोलॉजी, देयर इज नो क्लिनिकल हिस्ट्री, देयर इज नो ट्रॉमा, किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं है, किसी भी तरह का कोई क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं है, या फिर कोई प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, किसी भी पैथोलॉजी के बिना सिर्फ अगर हमारा प्राइमरी सिर्फ हमारे ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन पे ही अगर वो इफेक्ट दिख रहा है, देन इट इज व्हाट, देन इट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और द प्राइमरी टाइप ऑफ फ्रोजन शोल्डर। बट अगर किसी दूसरे पैथोलॉजी के कारण, अगर किसी दूसरे ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण, ट्रॉमेटिक हिस्ट्री के कारण हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस दिख रहा है, इट विल बी द सेकेंडरी टाइप। यानी कि हमें दिख सकता है जनरली आफ्टर द फ्रैक्चर्स, या फिर जैसा मैंने पहले बताया डायबिटीज मेलाइटस, थायराइड के केस में। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है और हमें दिख रहा है फ्रोजन शोल्डर, तो वहां पर हो सकता है कि वो डायबिटीज मेलाइटस के इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा हो, एंड इट विल बी सेकेंडरी। किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो रहा है हमारे ह्यूमरस में, हमारे शोल्डर ज्वाइंट के आजू बाजू, और उसके बाद अगर हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस दिख रहा है, अगेन इट इज सेकेंडरी। व्हाई? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर के कारण हो सकता है या किसी दूसरे पैथोलॉजी के कारण हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंडरी। नो, यहाँ पर सेकेंडरी जो है, इस सेकेंडरी के भी 3 सब टाइप्स होते हैं, जो पता नहीं क्यों मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, आई थिंक आई फॉरगॉट अबाउट इट। सेकेंडरी के 3 पैथोलॉजी 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टेमिक। दूसरा होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक टू ग्लिनोह्यूमरल, और तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक टू ग्लिनोह्यूमरल। ये तीनों क्या अलग अलग चीज है वो समझिए। जो हमारा सिस्टेमिक है, अगर हम सिस्टेमिक के बारे में बात करें तो इट मीन्स दैट कि जो हमारा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो रहा है, ये जो हमारा फ्रोजन शोल्डर का कंडीशन है, ये किसी सिस्टेमिक बीमारी के कारण, किसी सिस्टेमिक पैथोलॉजी के कारण ये हो रहा है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज एक सिस्टेमिक डिजीज है, और इस सिस्टेमिक डिजीज के कारण अगर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो रहा है, देन इट इज द सिस्टेमिक टाइप। सेकेंडरी में सब टाइप सिस्टेमिक होगा। नेक्स्ट इज द
एक्सट्रिंसिक टू ग्लिनोह्यूमरल, यानी कि ग्लिनोह्यूमरल से बाहर का कोई चीज। यहां पर सिस्टमिक के बारे में हमने बात नहीं करना है, यहां पर हमें स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात करना है कि जो ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन है उस आर्टिकुलेशन को आप छोड़ दो, उसके आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर वहां कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मिड ह्यूमरल फ्रैक्चर या फिर ह्यूमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर या फिर ह्यूमरस के अपर एंड का फ्रैक्चर, वहां पर कोई फ्रैक्चर होता है तो क्या होगा, उसके कारण भी हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस दिख सकता है ना। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज द फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस और उसके कारण उसके कॉम्प्लिकेशंस में हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस आगे चलकर दिखता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज एक्सट्रिंसिक टू दैट पर्टिकुलर ग्लिनोह्यूमरल। वहां पर ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, प्राइमरी प्रॉब्लम हुआ है वो फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर के कारण ये कॉम्प्लिकेशन हमें दिख रहा है। और वो फ्रैक्चर कहां है, बिल्कुल अलग है ग्लिनोह्यूमरल से, दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रिंसिक, जस्ट अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट। क्लियर। थर्ड इज द इंट्रिंसिक टू ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट, यानी कि जब कभी हमारे ग्लिनोह्यूमरल के पास में कोई प्रॉब्लम हो और उसके कारण एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, रोटेटर कफ टियर, रोटेटर कफ टियर। अब अगर रोटेटर कफ टियर हो रहा है तो इसमें आप पढ़ोगे कि रोटेटर कफ टियर के कारण हमारा फ्रोजन शोल्डर दिख सकता है। तो यहां पर हुआ क्या, हुआ तो है रोटेटर कफ टियर, हमारे ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन के पास में ही रोटेटर कफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब हुआ तो है रोटेटर कफ टियर, लेकिन इसके कारण ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन में एडहेशन आ रहा है, वहां पर इश्यूज आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक टू ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ओके, सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और इस सेकेंडरी के वी हैव थ्री सब टाइप्स, सिस्टेमिक, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एंड आई होप यहां तक मामला बिल्कुल क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। Now we have the stages of frozen shoulder. It is very important. Stages of frozen shoulder के बारे में समझना बहुत important है। समझते हैं about the stages of frozen shoulder. So we have 4 stages of frozen shoulder. पहला है हमारा painful stage या फिर इसे हम pre-adhesive stage भी कहते हैं। Then we have the freezing stage, frozen stage and thawing stage. पेनफुल स्टेज, ये ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करें तो पेनफुल स्टेज का ड्यूरेशन मोर और लेस होता है 0 to 3 मंथ्स। फ्रीजिंग स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है इट इज अबाउट 3 to 9 मंथ्स, लगभग 6 महीने का ये स्टेज होता है। फ्रोजन स्टेज यानी कि फ्रीजिंग हो चुका है तो ये होता है अबाउट 9 to 15 मंथ्स। थॉइंग स्टेज, इसे हम रिकवरी स्टेज भी प्यार से बोलते हैं, ये थोड़ा अजीब सा नाम है तो रिकवरी स्टेज याद रख लीजिए, बहुत प्यारा नाम है। तो ये जो रिकवरी स्टेज होता है ये होता है 15 to 24 मंथ्स। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑफ दिस फ्रोजन शोल्डर। पेनफुल स्टेज इज बेसिकली द इनिशियल स्टेज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रीजिंग स्टेज है, फ्रीजिंग स्टेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, फ्रीजिंग स्टेज बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फ्रोजन स्टेज में आने के बाद थोड़ा बहुत जो पेन है वो सबसाइड होता है, और थॉइंग स्टेज तो रिकवरी स्टेज होता ही है। बट फ्रीजिंग स्टेज इज वेरी 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 टफ एंड वेरी क्रूशियल फॉर द पेशेंट एंड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज आपको ही थेरेपी देना है ना, ज़्यादा कुछ कर दोगे तो फिर पेशेंट का जान निकल जाएगा दर्द के मारे, है ना। इसलिए फ्रीजिंग स्टेजेस थोड़ा सा क्रूशियल। और बात करते हैं इसके बारे में क्या करके। सबसे पहले अगर बात करें पेनफुल स्टेज, पेनफुल स्टेज को प्यार से हम कहते हैं प्री एडहेसिव स्टेज, है ना, ये इसे प्यार से कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एडहेसिव स्टेज। नाम से समझो, नाम से पकड़ो इसे, प्री एडहेसिव यानी कि अभी एडहेशन चालू हुआ है पर एडहेशन हुआ नहीं है पूरा, है ना, अभी एडहेशन हुआ नहीं है, एडहेशन होने के पहले का ये स्टेज है। इस स्टेज को हम इजीली पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला तो जो शोल्डर पेन होगा वो माइल्ड शोल्डर पेन होगा, यहाँ पर ग्लिनोह्यूमरल का रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दे देंगे तो एनेस्थीसिया देने के बाद पैसिव रेंज ऑफ मोशन फुल पहुंच जाएगा, फुल रेंज ऑफ मोशन होगा अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है, फुल PROM, इट इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन, है ना। तो इस कंडीशन में, इस स्टेज में जो शोल्डर पेन है वो माइल्ड होगा। शोल्डर के जो हमारे स्पेशली ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशंस के जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज होंगे, बट अंडर द एनेस्थीसिया वी कैन हैव द फुल रेंज ऑफ मोशन, वी कैन हैव द फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अब मैंने क्यों बोला कि ये प्री एडहेसिव है, इसे समझो, प्री एडहेसिव है तभी तो यहाँ पर पैसिव रेंज ऑफ मोशन पहुंच रहा है ना। अगर एडहेशन हो जाएगा तो एडहेशन होने के बाद तो वो पैसिवली भी नहीं पहुंच पाएगा फुल रेंज ऑफ मोशन तक। इस बात को समझो। जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा
मेरा डायग्राम का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा है, पर फिर भी मैनेज कर लेना दोस्त। देखो दिस इज द, ये हमारा मान लेते हैं कि शोल्डर, ये सॉरी ह्यूमरस का हेड है, एंड दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी है। अब इस कंडीशन में अभी एडहेशन हुआ नहीं है ना, ये स्पेस ज्वाइंट स्पेस है, अभी एडहेशन हुआ नहीं, तो यहाँ पर अगर हम इसे एनेस्थीसिया दे दें तो एनेस्थीसिया देने के बाद तो ये फुल रेंज ऑफ मोशन हम लेकर जा सकते हैं, पेनफुल नहीं होगा। एनेस्थीसिया देने के बाद तो ऐसे ही पेन नहीं होता है ना। पर अगर यहाँ पर एडहेशन हो जाएगा भैया, तो एडहेशन होने के बाद तो ये तुम मतलब अगर यहाँ पर एडहेशन हो गया, मान लो ये पूरा एडहेशन हो गया है, पूरा फाइब्रोसिस यहाँ पर हो गया है, एडहेशन हो गया, एडहेशन होने के बाद तो ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी नहीं जा पाएगा, फुल रेंज ऑफ मोशन। एनेस्थीसिया दे हुई दो फिर भी नहीं जा पाएगा। तो ये प्री एडहेसिव स्टेज इसलिए है, सॉरी यहाँ पर फुल रेंज ऑफ मोशन इसलिए जा रहे हैं अंडर एनेस्थीसिया बिकॉज इट इज द प्री एडहेसिव स्टेज। यहाँ पर अभी तक एडहेशन हुआ ही नहीं है, यहाँ पर अभी तक कॉन्ट्रैक्चर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है ना। यहाँ पर पेन है, वो पेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ध्यान दो इस बात को कि जो पेन है, शोल्डर का पेन, उसके कारण रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन एनेस्थीसिया के अंदर पैसिव रेंज ऑफ मोशन बड़े एकदम तगड़े रेंज ऑफ मोशन पे पहुंचेगा, है ना। अब इसमें अगर साइनोवियल पैथोलॉजी को अगर हम देखें तो साइनोवियल पैथोलॉजी यहाँ पर दिख सकता है, साइनोवियल पैथोलॉजी कैन बी सीन, बट हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर कि साइनोवियल पैथोलॉजी किस टाइप का है। ये इट इज साइनोवाइटिस, ये साइनोवाइटिस है या फिर साइनोवियल हाइपरप्लेजिया है, क्या है, वी कैन नॉट जस्टिफाई एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ साइनोवियल पैथोलॉजी दिखेगा। अगर हम आर्थ्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो आर्थ्रोस्कोपिक स्टडी करने में हमें यह पता चलेगा कि जो हमारे कैप्सूल का एंटेरो सुपीरियर एरिया है वहां पर साइनोवियल पैथोलॉजी ज्यादा दिख रहा है। It can be seen in the arthroscopic study, ठीक है। So this is the painful stage. Now the second one is the freezing stage. इसे ध्यान से समझना आप लोग, इसमें थोड़ा कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हो सके आप में से बहुत लोग पहले बार सुनोगे यहाँ पर, है ना, इसीलिए आई एम नॉट श्योर आप में से काफी लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल चलिए। फ्रीजिंग स्टेज में क्या है, यहाँ पर अब जो फ्रीजिंग है, जो एडहेशन है, वो एडहेशन अब यहाँ पर शुरू हो रहा है, जकरन शुरू हो रहा है, फ्रीजिंग शुरू हो रहा है। जैसे आप पानी के बोतल को फ्रीजर में रखते हो तो सबसे पहला स्टेज तो है कि वो बिल्कुल लिक्विड पानी पानी है ना, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, चिल मार लो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब पूरे तरह से वो बर्फ भी नहीं जमा है और वो लिक्विड भी नहीं है, वो बर्फ और वाटर के बीच का जो एक स्टेज होता है वहां पर रहेगा। जब वो फ्रीजिंग स्टेज में है, वो फ्रीज हो रहा है, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर है। इट इज ऑन द फ्रीजिंग स्टेज, अभी पूरे तरह से एडहेशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्लियर। यहाँ पर हम साइनोवियल पैथोलॉजी देखेंगे, यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि साइनोवियल हाइपरप्लेजिया दिख रहा है हमें साइनोवियल पैथोलॉजी में। ऑब्वियस सा बात है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होगा, और यहाँ पर अब चूंकि एडहेशन चालू हो गया है तो अगर एनेस्थीसिया देकर भी करोगे अगर तुम यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, तो यहाँ पर वो भी डिक्रीज्ड मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रोसिस, बिकॉज ऑफ द एडहेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जीएच कैप्सूल में फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा, वहाँ पर बेसिकली एडहेशन चालू हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यूज के फॉर्मेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पर एडहेशन, जकरन, कॉन्ट्रैक्चर वहाँ पर फील होना शुरू होगा। नाउ अगर हम यहाँ पे टिश्यूज को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमें टी सेल और बी सेल भी मिलेगा। मैंने पहले बताया था ना कि इम्यूनिटी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इम्यून सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो जब कभी भी हम यहाँ इस स्टेज में, फ्रीजिंग स्टेज में आने के बाद टिश्यूज को स्टडी करेंगे अगर, तो वहाँ पर हमें टी सेल और बी सेल भी दिखेगा। इट मीन्स दैट देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यहाँ पर इम्यून सिस्टम के भी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद TIMP प्रेजेंट। अब ये TIMP किस बला का नाम है? व्हाट इज TIMP? TIMP इज नथिंग बट द टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेज, ठीक है, टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेज, ये प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले ये समझो कि हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मेटालोप्रोटीन। मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ, या फिर यहीं पे समझते हैं, इधर समझते हैं, है ना। मेटालोप्रोटीन एक एंजाइम होता है, मेटालोप्रोटीन
मेटालोप्रोटीनेज एक तरह का एंजाइम होता है। ये मेटालोप्रोटीनेज को अगर तोड़ो अलग अलग वर्ड में तो 3 वर्ड यहाँ पर दिखेगा। पहला हमें दिखेगा मेटालो, दूसरा हमें प्रोटीन और तीसरा एज। अब इन तीनों का तात्पर्य भावार्थ समझो। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, तो मेटालो में कवि ये कहना चाहता है कि यहाँ पर किसी मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन। एज, जिस भी वर्ड के लास्ट में एज लगा रहे हैं इट मीन्स कि वो एक एंजाइम है, वो फलाने चीज को तोड़ेगा जो उसके पहले है। अब यहाँ पर मेटल से क्या तात्पर्य है, फिर से यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है। अब कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भैया यहाँ पर इसको जिंक या फिर कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। जिंक जिंक और कैल्शियम का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ेगा, आप समझो। मेटालोप्रोटीनेज एक तरह का एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी में मैट्रिक्स प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद वो रिमॉडलिंग में हेल्प करता है। बेसिकली जो हमारे ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम मेटालोप्रोटीनेज का यूज ज्वाइंट के स्ट्रक्चर्स को समझने में करें, ज्वाइंट स्पेस में करें, हम अगर ज्वाइंट को समझने में करें, तो वहां पर ज्वाइंट के जो टिश्यूज हैं उनके रिमॉडलिंग के लिए मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम्स का प्रेजेंट होना, इसका एक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, ये कोलेजन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। कोलेजन क्या है, मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन बोलते हैं उसे। उस कोलेजन प्रोटीन को बेसिकली ये ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद रिमॉडलिंग होता है हमारे ज्वाइंट के स्ट्रक्चर्स का। नाउ अगर ये एब्सेंट है, यहाँ पर क्या लिखा, टिश्यू इनहिबिटर, यानी कि इनहिबिटर बोले तो ये मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन का प्रोलिफरेशन बढ़ेगा। मैंने ऊपर बताया ना कि फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन इन ग्लिनोइड इन द जीएच कैप्सूल। यहां पर इसका मतलब क्या कि कोलेजन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि जो हमारा कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन है, इस कोलेजन का सिक्रीशन, इस कोलेजन का प्रोलिफरेशन बहुत स्पीड में बढ़ेगा। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम हुआ करता था, लेकिन इसके इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे इन द केस ऑफ दिस फ्रीजिंग स्टेज। तो ये इनहिबिट हो जाएगा बेसिकली। अब अगर इनहिबिट हो जाएगा तो ये एक्सेस कोलेजन को, एक्सेस फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन को रोक नहीं पाएगा, रोकेगा नहीं तो क्या होगा, एक्सेस कोलेजन का डिपोजिशन होगा, एक्सेस कोलेजन, और ये एडहेशन को और स्पीड में स्टार्ट करेगा। इसके कारण एडहेशन और स्पीड में स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम का यहाँ पर इनहिबिशन हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पर एक्सेस कोलेजन का डिपोजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोलेजन का लेवल बढ़ जाए तो उसके कारण यहाँ पर हमारा फ्रीजिंग स्टेज हो सकता है, हमारा फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बट एक इसका उल्टा केस भी है कि अगर किसी कारण से कोलेजन प्रोटीन का फॉर्मेशन घट जाए, अगर कोलेजन जो हमारा है वो डिक्रीज हो जाए ज्वाइंट एरिया में, तो उसके कारण भी हमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस दिख सकता है। क्योंकि कोलेजन बेसिकली करता क्या है, कोलेजन हमारे ज्वाइंट स्पेस में जो भी हमारे कैप्सूल हैं, जो भी हमारे कार्टिलेजेस वगैरह हैं ज्वाइंट स्पेस में, जो आर्टिकुलर सर्फेसेस को आपस में टच नहीं होने देते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ के फॉर्मेशन में बेसिकली कोलेजन हेल्प करता है। तो अगर कोलेजन डिक्रीज हो जाएगा तो फिर उनका रिपेयर नहीं हो पाएगा, उनका वीर एंड टियर अगर हो रहा है तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगा और उसके कारण भी वहाँ पर हमें इश्यूज दिख सकते हैं। सो दिस इज द फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में ये कहानी होता है एंड आई होप ये समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके इस स्टेज को और डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं फिर समझाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीजिंग स्टेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमारा फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रहा है, बेसिकली कोलेजन का लेवल बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ दिस मेटालोप्रोटीनेज। इस मेटालोप्रोटीनेज के इनहिबिशन के कारण, मेटालोप्रोटीनेज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स protein like collagen. We are dealing about the joint structures here. तो joint में we have the collagen. अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर्स को ये यहाँ पर वहाँ पर ये तोड़ेगा, है ना। यहाँ पर मेटालोप्रोटीनेज कोलेजन पर एक्ट करता है, बट यहाँ पर इनहिबिट हो चुका है, इस कारण से कोलेजन पर ये एक्ट नहीं करेगा। कोलेजन पर एक्ट नहीं करेगा तो कोलेजन का लेवल बढ़ेगा हमारे ज्वाइंट्स के एरिया में एंड इट विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द ज्वाइंट स्पेस एंड इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्चर एंड एडहेशन। ये बहुत और स्पीड में एडहेशन करेगा और एडहेशन करते करते क्या होगा,
वी विल हैव द फ्रोजन स्टेज। अंततः जो पानी हमने फ्रिज में रखा था अब वो बर्फ बन चुका है, अब वो फ्रीज हो चुका है। अब ये फ्रोजन स्टेज है। फ्रोजन स्टेज में क्या होगा, अब देखो एक और बात, ये जो फ्रीजिंग फेज था ना इसके पहले, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखेगा फ्रीजिंग स्टेज में। इस फ्रीजिंग स्टेज में पेशेंट को बहुत पेन होगा। आप पेशेंट को कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि पेशेंट आपको टच तक नहीं करने देगा। शोल्डर एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए, थेरेपीज वगैरह के लिए आपको मैनुअली टच तक नहीं करने देगा, इतना पेन होगा इन द फ्रीजिंग फेज। सो ये जो हमारा फ्रीजिंग स्टेज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें केयर करना पड़ता है फ्रीजिंग स्टेज के अंदर में, ठीक है। देन आता है हमारा फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज में साइनोवियल पैथोलॉजी जो है वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो जाता है, वहां पर रुक जाता है। एडहेशन ऑफ कैप्सूल डिक्रीज इंट्रा आर्टिकुलर वॉल्यूम। मैंने पहले बताया क्या कि कोलेजन का फॉर्मेशन हो रहा था, कोलेजन के फॉर्मेशन के कारण जो इंट्रा आर्टिकुलर वॉल्यूम या फिर यूं कह लो कि इंट्रा आर्टिकुलर जो स्पेस था वो डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, तो मैंने एक भद्दा सा डायग्राम शायद बनाया था पीछे, वो डिलीट कर दिया क्या मैंने, नहीं है। देखो इस डायग्राम में ये जो एरिया है, ये एरिया, ये हमारा ज्वाइंट स्पेस था, पर इस ज्वाइंट स्पेस में पूरा का पूरा कोलेजन आकर फिल हो चुका है। तो क्या हुआ, इंट्रा आर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, जो इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस है, वो यहाँ पर आकर टोटली डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उस कारण से वहां पर रेंज ऑफ मोशन तो ऑब्वियसली कि डिक्रीज होना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज, बोथ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, दोनों डिक्रीज होगा, ठीक है। और हम कॉन्ट्रैक्चर को चेक करेंगे यहाँ पर, तो जो कॉन्ट्रैक्चर है मोस्टली वो एंटीरियर एस्पेक्ट में हमें दिखेगा, ग्लिनोइड जीएच कैप्सूल के एंटीरियर एस्पेक्ट में हमें जो कॉन्ट्रैक्चर है वो मेनली सीन होगा। देन आता है थॉइंग स्टेज, इसे प्यार से हम रिकवरी स्टेज नाम दिया है। यहाँ पर पेशेंट का रिकवरी होगा, यहाँ पर जो भी स्टिफनेस था वो स्टिफनेस रहेगा, पर पेन सबसाइड होगा इस थॉइंग स्टेज या फिर रिकवरी स्टेज में आने के बाद, पेनलेस स्टिफनेस होगा। दो रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, वो प्रोग्रेस होगा, रेंज ऑफ मोशन के इंप्रूवमेंट में प्रोग्रेशन होगा। बेसिकली पहले हमने देखा था कि एडहेशन में प्रोग्रेशन हो रहा था, अब इस स्टेज में आके प्रोग्रेशन किस में होगा, रेंज ऑफ मोशन के इंप्रूवमेंट में प्रोग्रेशन होगा। सो दिस इज द थॉइंग स्टेज एंड दिस आर द 4 स्टेजेस ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। ओके, अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, फ्रोजन शोल्डर के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स ऐसा है कि क्लिनिकल फीचर कैसा होगा और इस क्लिनिकल फीचर का क्या सीवियरिटी होगा, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर, ऑन द स्टेज ऑफ द एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की वो किस स्टेज में है। वो हमारा इनिशियल स्टेज पेनफुल स्टेज में है, ये वो हमारा प्री एडहेसिव स्टेज में है, या फिर वो हमारा फ्रीजिंग स्टेज में है, वो हमारा फ्रोजन स्टेज में है, या फिर वो हमारा रिकवरी स्टेज में है। इस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा। पर जो बहुत कॉमन हमें क्लिनिकल फीचर्स दिख सकते हैं वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कॉमन क्या दिखेगा, सबसे पहला तो शोल्डर पेन, पेशेंट को बहुत तगड़ा शोल्डर पेन होगा। पेन में भी वेरिएशंस आ सकते हैं। कैसे, जो पेन है वो कभी कभार पेशेंट बोलेगा कि वो एल्बो तक रेडिएट हो रहा है, वो पेन जो है पूरे एल्बो तक, केहूनी तक जो दर्द है वो आ रहा है, ये भी हो सकता है। पेन जो है वो जब कभी भी पेशेंट शोल्डर का मूवमेंट करेगा तो उस दौरान पेन इंक्रीज होगा, है ना। और अगर पेशेंट रेस्ट में रखा है तो पेन डिक्रीज होगा इन द इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में जो पेन है वो शोल्डर मूवमेंट के दौरान होगा, और जैसे ही पेशेंट अपना जो शोल्डर का मूवमेंट है उसे रेस्ट में लाता है शोल्डर, तो फिर पेन सबसाइड हो जाएगा। ओनली इन द इनिशियल स्टेज, मार्क दिस वर्ड कि ओनली इन द इनिशियल स्टेज पेन विल सबसाइड ड्यूरिंग द रेस्ट पोजिशन ऑफ द शोल्डर, ठीक है। सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही होगा ऐसा। इसके साथ साथ शोल्डर मूवमेंट स्पेशल, जैसे अगर हम कुछ ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत दिक्कत होगा। अगर हम अपने बैक में हाथ को लेकर जाना चाहते हैं, हैंड को बैक में लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। या फिर अक्रॉस द बॉडी अगर हम मूवमेंट करना चाहते हैं, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है और हम अपने राइट साइड से कुछ उठाना चाह रहे हैं अपने हैंड का मूवमेंट करते हुए, तो वो बहुत ही पेनफुल होगा, बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल होगा पेशेंट के लिए, ठीक है। तो पेन मेनली इंक्रीज होगा शोल्डर मूवमेंट के दौरान, और शोल्डर जब रेस्ट में रहेगा तो पेन सबसाइड होगा, बट ओनली इन द इनिशियल स्टेज। इसके साथ साथ पेन रात में बहुत बढ़ जाएगा, पेन विल इंक्रीज इन द नाइट, और इसके कारण स्लीपलेसनेस दिख सकता है, पेशेंट को स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस हो सकता है, पेशेंट सो भी नहीं पाएगा, कभी कभी इतना दर्द करेगा। इसके साथ साथ एडीएल में डिफिकल्टीज होगा, एडीएल नहीं कर पाएगा पेशेंट बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द सीवियर पेन। और जैसे जैसे प्रोग्रेशन होगा स्टेजेस का, स्टेज जैसे जैसे और सीवियर होगा,
तो वैसे वैसे सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, स्टेजेस के प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा वीक पोजीशन आएगा जब हमारा जो पेशेंट है वो रेस्ट में भी अपने पेन को सबसाइड नहीं कर पा रहा। मैंने ऊपर क्या बोला कि पेशेंट का पेन जो है वो डिक्रीज होगा, सबसाइड होगा ड्यूरिंग द रेस्ट, बट इन द इनिशियल स्टेज ओनली। आगे चल के इन द लेटर स्टेज वो रेस्ट में भी पेन सबसाइड नहीं होगा। पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेगा, अपने एक रेस्टिंग पोजीशन खोजेगा बार बार आर्म को रखने के लिए, क्योंकि बहुत पेन करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्कैपुलोथोरैसिक मोशन इंक्रीज होगा। जैसे ही हम पेशेंट को बोलेंगे मूवमेंट करने के लिए, तो चूंकि तो ये जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन है वो तो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है हमारे इस एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के कारण। तो इसी कारण से आप सब जानते होंगे कि हम अगर शोल्डर का कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, ग्लिनोह्यूमरल का कुछ भी शोल्डर ज्वाइंट में, अगर हम शोल्डर कम्प्लेक्स में मेनली हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, एबडक्शन एडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे ग्लिनोह्यूमरल के साथ साथ हमारे स्कैपुलोथोरैसिक ज्वाइंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो अगर हमारा ग्लिनोह्यूमरल काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट क्या करेगा, स्कैपुलोथोरैसिक के मदद से मोशन, उस मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन को अचीव करना चाहेगा। तो वहां पर स्कैपुलोथोरैसिक रेंज ऑफ मोशन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, ट्रिप मूवमेंट्स हमें ज्यादा दिखेगा। इसके साथ साथ एक्सटर्नल रोटेशन यहाँ पर डिक्रीज होगा। अब एक्सटर्नल रोटेशन डिक्रीज होने के बाद एक पॉइंट हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐसा बहुत सारा कंडीशन है जहां पर एक्सटर्नल रोटेशन डिक्रीज होता है हमारे शोल्डर में। सिर्फ ये हमारा फ्रोजन शोल्डर ही नहीं है, देयर आर मेनी मोर डिफरेंट कंडीशंस रिलेटेड टू द शोल्डर वेयर द एक्सटर्नल रोटेशन डिक्रीजेस। बट अगर हम कंपेयर करें बिटवीन दिस एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एंड द अदर कंडीशंस, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, कोई फ्रैक्चर का कंडीशन हो सकता है, तो हम क्या कंपेयर करें, तो देखो अगर हम किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल एक ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंपेयर करते हैं अगर, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी एक्सटर्नल रोटेशन जो हमारा है वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत पेनफुल होगा एक्सटर्नल रोटेशन। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में भी ये डिक्रीज होगा और पेनफुल होगा। दो फर्क दिखेगा यहाँ पर। पहला फर्क तो ये दिखेगा कि रेडियोलॉजिक इवैल्यूएशन हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में आएगा कि डिक्रीज ज्वाइंट स्पेस, बट फ्रोजन शोल्डर में अगर हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में कुछ भी नहीं आएगा, एक्सरे विल बी क्लियर, एक्सरे विल बी नॉर्मल। ठीक है, दूसरा क्या डिफरेंस कि अगर हम इसमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में देखें तो रेडियोग्राफ एक्सरे हमेशा नॉर्मल ही आएगा, पर पैसिव रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाएगा। अंडर एनेस्थीसिया भी मोशन नहीं हो पाएगा एक्सटर्नल रोटेशन का, पैसिव रेंज ऑफ मोशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो दिस इज द फ्रोजन शोल्डर एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, द स्टेजेस एंड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मेनली डिस्कस अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर द फ्रोजन शोल्डर। क्या क्या एम और गोल हो सकते हैं, एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इसे। ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।